अच्छा, इसमें थर्ड हम शुरू करना है ब्रांचिंग वाला। ब्रांचिंग से मुराद ये होता है कि हम ब्रांच यहाँ से मुराद जंपिंग है, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, उसमें जर्नल जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह या वो पढ़ते हैं तो उसमें हमें स्ट्रक्चर पढ़ाए जाते हैं कि प्रोग्रामिंग के डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। जिस एक सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट काम करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो है वो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डिफरेंट ब्रांचेस बनाकर कंडीशंस लगा के काम करते हैं, लाइक वो जंप वगैरह, गो टू वगैरह, इस तरह से, ठीक है। और एक हमारे पास लूप्स होती हैं, यानी रिपीटेशन वाला जो है वो स्ट्रक्चर होता है। तो ये बेसिकली ब्रांचिंग से रिलेटेड है। कंडीशनल jump was introduced in the last chapter to loop for the addition for fixed number of every array element. तो jump was based on the zero flag, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जंप जो होते हैं उसमें हम कौन से फ्लैग या कौन से रजिस्टर जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ से पहली पॉइंट जो है वो आपके पास आ गया कि जंप जो होते हैं वो जीरो फ्लैग पे बेस्ड कर रहे होते हैं। देर आर मैनी अदर कंडीशन, और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं प्रोग्राम के अंदर। तो ब्रांचिंग से मुराद बेसिकली कंडीशन है या कंपैरिजन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एन ऑपरेंड कैन बी ग्रेटर देन अनदर ऑपरेंड और इट कैन बी, तो कंपैरिजन आपको पता है कि हम दो डिफरेंट ऑपरेंड्स को कंपेयर करते हैं तो हमारा कंपैरिजन होता है। कोई एक ऑपरेंड दूसरे से बड़ा हो सकता है या एक ऑपरेंड दूसरे से छोटा हो सकता है। So we use comparison and Boolean expression extensively in higher level language, या सॉरी हायर लेवल में यूज होता है। और तो इसी तरह अगर हमें यही काम असेंबली लैंग्वेज में करना है तो दे कुड बी पॉसिबल मेड अवेलेबल इन हायर लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली में भी हम कर सकते हैं फाइट अवेलेबल इन वेरी फाइन एंड प्योरीफाइड फॉर्म। तो कह रहा है कि ये असेंबली में अवेलेबल है और बड़ी साफ और प्योरीफाइड फॉर्म में अवेलेबल है। बेसिक क्या है, रूट इंस्ट्रक्शन फॉर और कंपैरिजन इज, तो इसके लिए हम CMP यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगी जितना भी हम ब्रांचिंग में काम करेंगे या कंडीशंस पे काम करेंगे, कंपैरिजन कंडीशन पे, तो उसमें जो हमारा ओप कोड इस्तेमाल होगा वो CMP होगा। CMP स्टैंड फॉर कंपेयर, ठीक है। Operation of CMP is to subtract the source of brand from the destination of brand। तो इसका काम बेसिकली CMP का क्या है कि ये सब्ट्रैक्ट करता है सोर्स को डेस्टिनेशन में से, और अपडेटिंग द फ्लैग विदाउट चेंजिंग इधर द सोर्स आर द डेस्टिनेशन, और फिर उसको अपडेट करता है, ठीक है। CMP is one of the key section it introduce the capability of condition routing। तो इसमें हमें ये पता चला कि CMP हम यूज करें, ठीक है। और CMP में काम कैसे होता है कि ये सेपरेट करता है सोर्स को डेस्टिनेशन में से। और कह रहे क्लोजर थॉट रिवील दैट सब्ट्रैक्शन वी कैन चेक मैनी डिफरेंट कंडीशन। सब्ट्रैक्शन से हम बहुत सारी जो कंडीशन है वो चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम एक लार्जर नंबर को किसी बड़े नंबर को किसी छोटे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें वहां पे क्या चाहिए होता है, 12, यानी हमें कोई नंबर कहीं से 12 लेना पड़ता है। तो उसमें कैरी फ्लैग जो है वो प्ले करता है अपना रोल ड्यूरिंग द सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो उसमें क्या होता है कि हम कैरी फ्लैग को यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, कैरी फ्लैग जो है वो सेट हो जाएगा। इफ टू इक्वल नंबर सब्ट्रैक्टेड देन आंसर 0 एंड 0 फ्लैग विल बी सेट। अब यहाँ से हमें देखो, कंपैरिजन नहीं हम कर रहे, हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्शन करके हम ये चेक कर रहे हैं कि नंबर बड़ा है या छोटा है।
एवरी सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन डेस्टिनेशन और इज एविडेंट फ्रॉम द साइन फ्लैग। तीन फ्लैग हमें पता चलेंगे, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग एंड द चौथा ओवरफ्लो। तो कम CMP इज मीनिंगलेस, अ कंडीशनल जंप इमीडिएटली फॉलोइंग इट। तो CMP जो है वो तभी काम आएगी हमारे, या उसका जो यूज है वो तभी काम आएगा अगर उसके फौरन बाद एक कंडीशनल जंप हो। CMP का जो यूज है वो हमारे लिए कैसे होगा कि हम CMP कंडीशन के बाद फौरी तौर पे जो है वो एक कंडीशनल जंप लगाएंगे, ठीक है। जंप कंडीशन जो है वो यूज करेंगे, तो फिर ये CMP या कंपेयर कंडीशन जो है वो हमारे काम आएगी। एक और डिस्टिंक्शन है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। इन अनसाइंड नंबर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर इज इम्पोर्टेंट। अनसाइंड और साइंड का आपको मैंने पहले भी बताया था कि साइंड में क्या होगा कि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन हम कंसीडर करेंगे, जबकि साइंड में अनसाइंड में हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो वो कह रहा है कि जब हम अनसाइंड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें ये देखना होता है कि नंबर कितना बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड हमें देखना होता है। जबकि साइन के अंदर हमें मैग्नीट्यूड भी देखना है और साथ ये भी देखना है कि वो साइन कौन सा है उसके साथ। तो क्या आपको पता है कि 2 और 3 में से अगर हम देखें तो 3 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और ये किसकी बात हो रही है? अनसाइंड की। सही है, तो इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज साइन में हो तो साइन में हमें ये भी देखना है कि मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है सॉरी, और उसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो 3 बड़ा है, लेकिन इसमें देखेंगे तो 2 बड़ा है। जी। सही है। तो इसका मतलब कि जब साइन नंबर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उसका साइन भी और उसका मैग्नीट्यूड। अब वो कह जी रहा है सर। कि कंप्यूटर के अंदर जो साइन नंबर होते हैं उन्हें हम टूज कम्प्लीमेंट के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये वंस कम्प्लीमेंट, टूज कम्प्लीमेंट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। In a sense, a number in this represents still a number, just that now our interpretation of number will be signed. Wherever we use a jump above the below, or we use jump greater less than, convey our intention to the process. Jump above the greater operation first seem to be same, however for sign। अब अगली बात जो आपने इसमें समझनी है वो है ये क्या है? JG, साइन नंबर के लिए हम इसको यूज करते हैं। जंप ग्रेटर, JL क्या है? जंप लेस देन, ठीक है। इसी तरह जंप अबव, जंप बिलो विल वर्क प्रॉपरली एंड नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। तो कह रहा है कि ये चीजें साइन नंबर पे प्रॉपरली काम करेंगी। एक और चीज उसने बताई है कि इम्पोर्टेंट नोट आपने क्या रखना है कि टाइम ऑफ कंपैरिजन, द इंटेंट ऑफ द प्रोग्रामर टू ट्रीट द नंबर एज साइंड और अनसाइंड इज नॉट क्लियर। द subtraction in CMP is a normal, so it is only after the comparison during the conditional jump. The intent is conveyed at the time of specific combination flag check. The intent is satisfied. तो प्रोग्रामर को ये चीज क्लियर रखनी है कि वो जब ये कंपैरिजन कर रहा है तो वो साइन पे कर रहा है या अनसाइन पे कर रहा है, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर नहीं होगी तो हम सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। ये आप एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि नंबर 2 है
सॉरी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि नंबर 2 जो है, अगर हम उसे बाइनरी में एज अ वर्ड के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वैसे लिखेंगे, जबकि अगर नंबर -2 है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। In a byte, they will be represented as 02 and FE. Now both we have the same magnitude, different sign has cause. लेकिन अब दोनों केसेस में है 2 ही है, लेकिन फर्क कहाँ पे आ गया? उसके साइन की वजह से। ठीक है, तो बोथ द सेम मैग्नीट्यूड द वेरी डिफरेंट रिप्रेजेंटिंग टू कम्प्लीमेंट, तो हमने इसको बेसिकली ऐसे टू -2 लिखा ही है, हमने टू कम्प्लीमेंट के अंदर लिखा है। ठीक है, अब ये आपका टास्क है कि आपने नेक्स्ट क्लास में जब आना है तो वन और टू कम्प्लीमेंट ये आपने पढ़ के आनी, ठीक है, इसको समझ के आना ये कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी आपको यूट्यूब पे वगैरह पे वीडियोस मिल जाएंगी, ये मेरी भी शायद पढ़ी हैं यूट्यूब पे, मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक भेज दूँ। ठीक है, और ये डीएलडी का टॉपिक है, वन कम्प्लीमेंट और टू कम्प्लीमेंट का, डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को हम कैसे टू या वन कम्प्लीमेंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं मेरे तक आती है, पता नहीं माइक का इशू है आपका, मैसेज कर दिया करेंगे कुछ कहना होता। तो वो कह रहा है कि सिर्फ एक माइनस लगाने की वजह से हमारा जो नंबर है वो टोटली चेंज हो गया। ठीक है, हो सकता। जी। तो ये अब आपको वन और टू कम्प्लीमेंट थोड़े से समझने पड़ेंगे, उसके बाद ये बात आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद एक मीनिंगफुल सिचुएशन बोथ फॉर साइंड आंसर नंबर दैट अकर आफ्टर कंपैरिजन आर डिटेल, उन्होंने टेबल बना दिया है। ठीक है, टेबल क्या बना दिया है? कंपैरिजन सी एज जीरो बीइंग द स्मॉलेस्ट एंड ये, अच्छा ये सारी तो वही एग्जाम्पल चलनी है आपकी। अच्छा ये देखें, व्हेन द सोर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डेस्ट, ये हमारा डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये हमारा सोर्स है। तो वो कह रहे हैं कि जब सोर्स डेस्टिनेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ आर इक्वल, रिजल्ट इज जीरो। अगर ये दोनों बराबर हुए, मतलब डेस्टिनेशन में भी वही वैल्यू है और सोर्स में भी वही वैल्यू है, तो हमारा जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो इस वजह से जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब अगर अनसाइंड डेस्टिनेशन हो और अनसाइंड सोर्स हो, ठीक है, और अनसाइंड डेस्टिनेशन छोटा हो अनसाइंड सोर्स से, तो हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अनसाइंड डेस्टिनेशन और अनसाइंड सोर्स अगर छोटा और बराबर हो तो जीरो फ्लैग भी 1 हो जाएगा, और या कैरी फ्लैग 1 हो जाएगा, क्योंकि बराबर की वजह से 0 1 हो जाएगा जीरो फ्लैग, और अगर बराबर नहीं होगा तो कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ रहा है टेबल आपको? जी सर, आ रहे। हाँ, उसके बाद इसी तरह अनसाइंड डेस्टिनेशन और अनसाइंड सोर्स अगर ग्रेटर हैं तो आपका कैरी फ्लैग 0 रहेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कैरी तो नहीं लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए ये 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह अनसाइंड डेस्टिनेशन और अनसाइंड सोर्स में अगर ग्रेटर है तो जीरो की फ्लैग भी 0 रहेगा और कैरी फ्लैग भी 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इस केस के अंदर जीरो फ्लैग आपका 1 हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों बराबर होंगे तो जीरो फ्लैग 1 आएगा। इसी तरह अब साइंड की बात आ गई कि अगर साइंड डेस्टिनेशन लेस देन है और साइंड सोर्स जो है वो, साइंड डेस्टिनेशन लेस देन है साइंड सोर्स से, तो ये लिखा हुआ है कि साइन फ्लैग इज नॉट इक्वल टू auxiliary flag. When sign source is subtracted from the sign destination, the answer is negative. वो कह रहा है कि अगर कोई साइन डेस्टिनेशन है और साइन ही हमारा सोर्स है, ठीक है, तो हम साइन डेस्टिनेशन को माइनस करेंगे अगर साइन सोर्स है, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव विथ नो ओवर फ्लैग, देन द डेस्टिनेशन स्मॉलर देन द सोर्स। If however there is an overflow, meaning that a sign has changed unexpectedly, the meaning are reversed.
एंड अ पॉजिटिव नंबर सिंगल्स दैट द डेस्टिनेशन इज स्मॉलर। इससे हमें कैसे पता चलेगा? वो कह रहा है कि अगर साइंड जो डेस्टिनेशन है वो छोटा है, ठीक है, साइंड डेस्टिनेशन मतलब हमारे पास 2 है फॉर एग्जाम्पल, और सोर्स जो है वो हमारे पास 3 है, तो ये क्या है, ये छोटा है, इसमें से माइनस हो गया है, तो इससे कोई ओवरफ्लो नहीं आएगा, एंड डेस्टिनेशन इज स्मॉलर द सोर्स। इफ हाउएवर देयर आर ओवरफ्लो, अगर कोई ओवरफ्लो आ गया, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये छोटा नहीं है, बड़ा है, या फिर उसका साइन जो है वो गलती से चेंज हो गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि साइन फ्लैग इज नॉट ग्रेट इक्वल टू ओवर फ्लैग। तो ये हम इस तरह से चेक करते हैं कि हमारा नंबर बड़ा है कि छोटा है। ठीक है, इसी तरह साइन डेस्टिनेशन ओवरफ्लो का मतलब होता है कि हम अगर किसी सेल की, किसी डाटा बाइट की साइज से ज्यादा बड़ा डाटा उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे 2 बाइट का एक हमारे पास वर्ड साइज है, और उसमें हमने 2 बाइट से ज्यादा का नंबर स्टोर करवा दिया, तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, या कोई ऐसा है कि जिसकी कैपेसिटी 0 से लेकर 2 तक है, और उसमें हमने उससे छोटा नंबर कोई स्टोर करवा दिया है, तो भी वो ओवरफ्लो हो जाएगा, अंडरफ्लो से कहते हैं। ठीक है, इसी तरह फाइंड डेस्टिनेशन अगर बराबर है सोर्स से, तो फिर क्या होगा, इट मीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर इक्वल एंड इज साइन ओवरफ्लो। अगर ये बराबर होगा तो जीरो फ्लैग वन हो जाएगा, अदरवाइज वही ऊपर वाली कंडीशन है। और अगर ये साइन डेस्टिनेशन बड़ा है सोर्स से, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस सीन में क्या होगा, ये आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और नो ओवरफ्लो आएगा। डेस्टिनेशन इज ग्रेटर है, मतलब यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा। सही है, तो इसमें साइन फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग दोनों बराबर रहेंगे। और अगर ये बड़ा आता है तो तब भी वही चीज है, और जीरो फ्लैग भी इसमें जीरो रहेगा, जबकि इसमें जीरो फ्लैग 1 हो सकता है अगर ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड बात है हमारे पास। समझ आ गई ये टेबल आपको? उसके बाद ये जंप, कंडीशनल जंप्स हैं। ठीक है, कंडीशनल जंप मीन जंप जीरो, अगर जीरो आता है, जंप नॉट जीरो। ठीक है, चेक द जीरो फ्लैग, ये जीरो फ्लैग को चेक करने के लिए, जंप अगर जीरो फ्लैग है और जंप नॉट अगर जीरो फ्लैग है। ठीक है, इसी तरह जेजी जेएनसी वगैरह हम डिफरेंट कंडीशन यूज करते हैं। इसी तरह जेसी है, जंप अगर कैरी फ्लैग है, जंप नॉट अगर कैरी फ्लैग है। ठीक है, तो ये आपने एक दफा इसको खुद रीड आउट कर लेना है, ये टेबल भी नीचे इसका दिया हुआ है, ये आपको समझ आ जाएगा, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये लिखा हुआ है, इस सबकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जे सी का मतलब क्या है, जंप इफ कैरी। जे बी का मतलब क्या है, जंप इफ फ्लो। जे एन ए ई का मतलब क्या है, जंप इफ नॉट इक्वल आर फ्लो। तो जब हमने कंडीशन यूज करनी है, सी एम पी वगैरह, अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम कंडीशन यूज करेंगे तो इसके फौरन बाद हमें ये जंप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, जे के साथ जे सी जे बी या कुछ भी हम इसमें से यूज करेंगे, कि अगर ये कंपैरिजन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें जंप करना है या नहीं करना। तो ये सारा लिखा हुआ है कि जंप कब करना है। जंप इफ कैरी, अगर कैरी फ्लैग में 1 होगा तो हम जंप करेंगे। जंप इफ फ्लो, अगर ब्लो होगा तो हम जंप करेंगे। इसी तरह जंप नॉट अवेलेबल, नॉट इक्वल, तो हम करेंगे। ठीक है, इसी तरह जंप इफ नॉट कैरी, एनसी है ना, तो कैरी पे अगर जीरो होगा तो जंप करेंगे। तो ये सारा इस तरह से टेबल है, आप इसको पढ़ लें और थोड़ा सा कोशिश करें कि ये चीज़ें आपको याद रहें, ताकि जब आप नेक्स्ट डिस्कस करें तो ये पूछी जाए आपसे। ठीक है, फिर हम इसको प्रोग्राम को यहाँ से समझेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में कि ये किस तरह से बनाया हुआ है सारा। ठीक है, तो यहाँ तक इसको पढ़ के फिर नेक्स्ट आगे करते हैं। ओके सर। चलो ठीक है।